मैं विद्या कुमारी आपका अपने चैनल शूटर्स की कहानी विद्या की ज़ुबानी में स्वागत करती हूँ। और चूँकि ये आज हमारा पहला शो है, पहली कहानी है, तो अच्छा होगा कि हमारा परिचय भी हो जाए। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं लेट 90s यानी 1996 से लेकर 1998 तक एक्टिव शूटर रही हूँ। बिहार से मैंने कई नेशनल कॉम्पिटिशन्स खेले बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए, और इन 3 वर्षों के दौरान मैंने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पदक हासिल किया था, और 7 नेशनल रिकॉर्ड बनाए भी थे या इक्वल किए थे। 2 साल बिहार सरकार ने मुझे सम्मानित भी किया। उसके बाद जैसा कि काफ़ी खिलाड़ियों के जीवन में एक मोड़ आता है जहां उसे खेल और करियर के बीच में किसी एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, तो वो मोड़ मेरे रास्ते में भी आया। और चूँकि रिसोर्सेज की कमी थी और शूटिंग एक बहुत महंगा गेम है, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको आगे कंटिन्यू कर पाना, तो उसकी वजह से मुझे करियर का चुनाव करना पड़ा, जो कि स्पोर्ट्स से अलग था। उस समय इतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे करियर के, जो आज की डेट में मैं देख रही हूँ। सरकार आगे आ रही है, खिलाड़ियों की मदद कर रही है, बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। उस वक्त ऐसा कुछ माहौल नहीं था कि हमें कुछ आशा होती कि शायद हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें जॉब मिलेगा और हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो निफ्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं मुंबई चली गई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2002 से लेकर 2017 तक फैशन इंडस्ट्री में काम किया, उससे जुड़ी रही। हालांकि 2008 में ही मैंने अपनी कंपनी बना ली थी और सेल्फ एम्प्लॉयड रही 2008 से आज तक। 2017 में मेरा झुकाव डिजिटल मीडिया की तरफ हुआ और मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं और भी ज़्यादा इसमें आगे बढ़ती चली गई। और आज मैं एक वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मैं लोगों को उनके बिज़नेस के ग्रोथ में मदद करती हूँ। तो कह सकते हैं कि मेरी जो जर्नी रही है शूटिंग में, ये शूटिंग से शूटिंग तक है। मतलब पहले राइफल शूटर थी और आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो ये कुछ अलग ही, मतलब एक इच्छा थी कि हमेशा शूटिंग से जुड़े रहना है, तो परिस्थिति बस मैं राइफल शूटिंग से तो अभी तक नहीं दोबारा जुड़ पाई एक्टिव वे में, लेकिन मैं शूटिंग से किसी न किसी तरह जुड़ गई हूँ। और बहुत सालों से मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं शूटिंग के डेवलपमेंट के लिए कुछ अपना योगदान दे सकूँ। मैं बिहार से थी, तो एक इमोशनल रिलेशनशिप था बिहार से और शूटिंग से। और इतने सालों तक एक्चुअली मैं बताऊँ 1999 के बाद मैं बिहार से बाहर ही रही। लास्ट ईयर मैं यहाँ आई हूँ, तो एक मतलब संजोग बना, शायद मेरी डेस्टिनी यहाँ मुझे लेकर के आई है कि मैं फिर से वापस से शूटिंग से जुड़ सकूं। हालांकि शूटिंग मेरे दिल से कभी दूर नहीं गया था और मेरे कुछ खास मित्र हैं जैसे कौशल नौगरिया जी, लक्ष्मी शंकर जैन जी, रंजीत भारती जी। इन लोगों ने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मैं शूटिंग से दूर हुई है। जब भी आए, दिल्ली आए, मिलते रहे। तो अब मतलब शूटिंग जब छोड़ी थी तो ये सोचकर छोड़ी थी कि कुछ समय के बाद जब करियर सेट हो जाएगा तो मैं वापस से शूटिंग को ज्वाइन करूँगी। आज भी ऐसा सोचती हूँ, लेकिन परिवार की वजह से और जिम्मेवारियों की वजह से अभी तक वो नहीं आया है मौका कि मैं निश्चिंत होकर एक्टिव वे में शूटिंग में आ सकूँ। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं जब तक एक्टिव नहीं हो सकती हूँ तो अपने इसी स्किल का, जो डिजिटल स्किल है मेरा, इसका इस्तेमाल करके शूटिंग के क्षेत्र में कोई योगदान करूँ। और मुझे लगा इससे बेहतर कोई और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहाँ मैं शूटिंग के लिए कुछ कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम से मैं शूटिंग के प्रति बिहार में जागरूकता बढ़ाऊँ और
लोगों को मोटिवेट करूं, प्लस जो हमारी समस्याएं हैं शूटर्स के द्वारा जो समस्याएं फेस की जा रही हैं उनको एक आवाज़ मिले, सरकार तक वो आवाज़ पहुंच सके, आम लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। क्योंकि देखिए जब लोगों को पता नहीं होगा कि परेशानी क्या है तो लोग आगे मदद के लिए भी कैसे आए। मुझे लगता है हमारे प्रदेश में शूटिंग के क्षेत्र में काफ़ी टैलेंट है जिन्हें बस तराशने की ज़रूरत है। देखिए हीरा भी जब हम खदान से निकालते हैं तो उसकी वो वैल्यू नहीं होती जब तक हम उसे तराशे नहीं। तो हीरा तो हमारे राज्य में है, उसको तराशा जाए आपके सहयोग से, सरकार के सहयोग से। तो आज के इस एपिसोड में हमारी जो पहली कहानी है वो हमारे शूटर मीरा की है। तो चलिए हम आपको बताते हैं मीरा की कहानी, विद्या की। मीरा कुमारी, नेशनल अचीवमेंट्स 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, खेल सम्मान बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर consecutive 5 years, represented India in international matches held at Germany in 2011. Currently nurturing the new talents as a coach at Kalyan Bigha Shooting Range, Nalanda, which is known as our Chief Minister's dream project in Bihar. इन तस्वीरों को देख करके ये अंदाज़ लगाना मुश्किल है कि बिहार की इस बेटी ने पूर्णिया जैसे छोटे से गांव से जर्मनी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने तक का सफ़र तय किया है। इनका ये सफ़र काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों से भरा रहा। ईंट पत्थरों से प्रैक्टिस करके ये मैच में बिहार को रिप्रेजेंट करती रही। इनके पास वेपन नहीं होता था, सुविधा नहीं होती थी, गोलियों के पैसे नहीं होते थे। दूसरों से उधार लिए गए वेपन से ये कंपटीशन लड़ती थी और बिहार के लिए मेडल लाने के लिए अपने आप को झोंक देती थी कि किसी तरह बस मुझे इस राष्ट्र का, इस राज्य का सम्मान बढ़ाना है। और इसमें इनको काफ़ी सफलता मिली, कोई भी कठिनाई इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई। तो सलाम है मेरी इस बिहार की बेटी को जो एक प्रेरणा स्रोत है हमारे आने वाले टैलेंट्स के लिए कि सफ़र चाहे कितना भी कठिन हो, हम अपने विल पावर से जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। और आज भी इनका सपना है कि एक दिन ये ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करें और मेरी शुभकामना है इनके साथ कि वो दिन ज़रूर आए और हम सब बिहार की इस बेटी को ओलंपिक गेम्स में भी भारत का नाम ऊंचा करते हुए एक बार ज़रूर देख पाएँ। तो चलिए स्वागत करते हैं हम बिहार की इस बेटी का, मीरा कुमारी का, अपने स्टूडियो में। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है मीरा जी। और आज हम दर्शकों को इस चैनल के जरिए आपकी कहानी बताएंगे। एज ए शूटर कैसी रही आपकी जर्नी इस क्षेत्र में और मतलब क्या अनुभव रहा आपका, तो हम लोग अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए हमारी शुरुआत एनसीसी के जरिए हुई 2003 में। मैं स्कूल में राजकीय कन्या विद्यालय पूर्णिया में, पापा काम करते थे, इसमें वहीं से पढ़ाई की शुरुआत की मैंने। और 2003 में मैंने एनसीसी की थी और एनसीसी के जरिए मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई। अच्छा, तो आपकी शुरुआत एनसीसी से हुई, फिर आपने आगे इस तक इसको परस्यू किया। मैं जूनियर विंग में एनसीसी में थी, तो उस समय भी ए सर्टिफिकेट और जो कंपटीशन होता है एनसीसी में भी थल सैनिक और टीएससी और आरडीसी, तो मेरा सिलेक्शन टीएससी में हुआ था, उसमें भी मैं बेस्ट की थी, जिसके कारण से मुझे बिहार और झारखंड का बेस्ट अवार्ड भी मिला था जूनियर विंग में भी। और फिर मैं 10th पास करके मैं कॉलेज में हूँ, महिला कॉलेज पूर्णिया में अपना नामांकन कराया, वहाँ पर मैं एनसीसी ली। और एनसीसी के जरिए मैं जीवी मावलकर शूटिंग क्या होता है, मुझे कुछ भी इसका अनुभव नहीं था। बस ये था कि एनसीसी में ये होता है, पर शूटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं थी मुझे। तो वहाँ भी मैंने सीनियर विंग में भी सैनिक में मेरा सिलेक्शन हुआ, जो दिल्ली में कॉम्पिटिशन हुआ, वहाँ भी उसके बाद हमारा चयन सिलेक्शन जो होता है वो
जीवी मावलंकर के लिए हुआ, और 2007 में जो बिहार एंड झारखंड का जो कंपटीशन होता है उसमें फर्स्ट थी, और पूरे ऑल इंडिया जो एनसीसी का कंपटीशन होता है उसमें मेरा गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद टीम की तरफ से मैं जीवी मावलंकर आगरा में पार्टिसिपेट की, जहाँ भी रिकॉर्ड के साथ मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद मैं मावलंकर के बाद जाने की निशानेबाजी क्या होता है, तो मैं काफ़ी मेहनत करने लगी। हमारे पास राइफल नहीं थी, घर जा करके, क्योंकि एनसीसी में भी बहुत कम टाइम में, और बिहार में तो कहीं व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मैं घर पे हार्ड लेवल करते थे। सुबह 4 बजे उठ करके, कभी कभी 3 बजे भी उठ जाते थे, और पूरा फिजिकल करते थे। उसके बाद घर पे ईटा पत्थर से होल्डिंग करते थे, और मैच में जो भी 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस के लिए, मैच के टाइम में 1 दिन 2 घंटे का मिलता, वो प्रैक्टिस करके मैच करते। उसके बाद हमारा जो है 2008 मावलंकर के बाद नेशनल हुआ, नेशनल में हमारा मेडल था। और उसके बाद कंटिन्यू फिर मैं मेहनत करती गई, और कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन थे उस समय मैं मेहनत करती गई और आगे बढ़ती गई। कई परिस्थितियां आई, मैं उस पर ध्यान नहीं दी, क्योंकि मेरे पापा बोले कि जो भी करना करो, जो हमसे संभव होगा वो करेंगे। जिसमें काफी लोग, जो मैं पूर्णिया में पढ़ रही थी, तो काफी लोग मदद करने के लिए आए, जो जिन लोगों तो मतलब आपको आपके परिवार से और समाज से काफी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आप ये अपना जर्नी आगे तक तय कर एनसीसी पाए। खत्म होने के बाद बिल्कुल लगा मुझे कि अब नहीं हो पाएगा, तब वहाँ के जो डीएम सर थे और एसपी सर काफी कोऑपरेट किए। उसके बाद जो वहाँ के प्रशासन थे, स्कूल वगैरह से काफी कोऑपरेट मिला। घर पे खुद आके मुझे हेल्प की, जिससे जो बन पड़ा, क्योंकि महंगी राइफल थी, उससे मतलब उतना पॉसिबल तो लोगों से नहीं हो पाता था, पर गोली के लिए या आने जाने के लिए उसकी हेल्प की लोगों ने मुझे। कॉलेज से भी काफ़ी कोऑपरेट मिला, हेल्प मिला। उसके बाद हमारा ग्रुप हेडक्वार्टर भागलपुर में था, वहाँ भी काफ़ी हेल्प मिला। जो 2008 में एनसीसी खत्म होने के बाद जो भी नियम होता है उसमें राइफल एक्स कैडेट को नहीं दिया जाता है, तो उन लोगों ने भी मतलब जो नियम में था वही किए। मुझे जरूरत था पर मिल नहीं पाया, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मिल जाए, पर नहीं मिल पाया। और मैं जा करके वहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे, क्योंकि कॉमनवेल्थ में एक ही सिंगल जो यूथ कॉमनवेल्थ था, एक ही को खेलना था एक इवेंट में, और मेरा लगभग मैच में टॉपे थी, पर लास्ट मोमेंट में 2 मैच से मैं थोड़ा पीछे हट रही थी, सेकेंड पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड में थोड़ा सा पीछे हटना मतलब ये हो रही थी, क्योंकि राइफल वहाँ पे मिल नहीं पा रहा था। किसी और से लेना, बिना पोजीशन सेट किए मैच करना, एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है। नहीं, बीइंग शूटर मैं समझती हूँ कि अपना राइफल होना कितना अहमियत रखता है, क्योंकि शूटिंग में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि शूटिंग में थोड़ा पर्सनलाइज्ड हो जाता है वेपन, जो सेटिंग्स होती हैं वेपन की वो पर्सनलाइज्ड हो जाती हैं। तो जब आप किसी और के राइफल से करते हैं शूटिंग, तो आपका वो ग्रिप नहीं बन पाता, वो आपका, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी, आप गाड़ी चलाते हैं और आपकी अपनी गाड़ी नहीं, आप किसी और की गाड़ी चला रहे हैं, तो आप पहली बार में इतना कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। तो एक बार आप यूज टू जब हो जाते हैं उस गाड़ी से, तो फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरीके से राइफल शूटिंग में यदि शूटर के पास अपना वेपन नहीं है, तो किसी भी नए वेपन के साथ यूज टू होने में समय लगता है, और मैच के वक्त हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है कि हम उस वेपन से फेमिलियर हो सके, अपने आप को उस राइफल के अकॉर्डिंग सेट कर सके। तो मैं जरूर यदि अपना वेपन होता तो आप उस समय तो राइफल भी पूरे ऑल इंडिया में बहुत कम संख्या में होती थी, और कोई भी किसी को अपना पहले करेगा तभी तो दूसरे से शेयर करेगा। बिल्कुल। तो इस वजह से बहुत ही मुश्किलें होती थी, बहुत ही कठिनाई हुआ, पर फिर भी रिक्वेस्ट करके किसी अपना मैच करने, यदि 2 डिटेल हुआ तो कोई मुंबई का, तो कभी केरल का, कोई ना कोई मैच में, कई मैच से छूट भी जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैच में बस गोली किसी तरह से इंतजाम करके खड़े हैं कि कोई राइफल दे और मैच करें। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैच करके जो भी मतलब जिसका राइफल पहले वो किया और मैं की, कई बार जो हमारा मेहनत था, जो घर पे मैं होल्डिंग करती थी ईटा पत्थर से, वही मेरा उस समय काम आया। सेटिंग तो नहीं होता था, पर अपना पूरा जी जान लगा करके मैं मैच खेलती थी और सर्वश्रेष्ठ करती थी। तो आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं मेरा जॉब 2011 में हुआ था,
उसके बाद 2012 में मेरी पढ़ती लिखती विशेष परिस्थिति में कल्याण मेरा इंदौर शूटिंग रेंज में। तो ये जो आपका जॉब हुआ ये जनरल कोटे से हुआ या स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोटे से हुआ, हमारा जॉब स्पोर्ट्स कोटे से हुआ। इससे पहले भी रेलवे वगैरह नहीं हुआ, पर मुझे ये था कि मुझे शूटिंग करना है तो मैं ज्वाइन नहीं की थी। पर घर की परिस्थिति, पापा का तबीयत बहुत सीरियस हो गया था तो मुझे सचिवालय का जॉब। तो क्या होता है, कितना मुश्किल होता है आज की डेट में जो स्पोर्ट्स कोटा में आजकल गवर्नमेंट आ रही है इस स्कीम के साथ जॉब दे रही है खिलाड़ियों को, तो क्या ये आसान होता है उसमें क्वालिफाई करना या इसमें भी कंपटीशन है? नहीं नहीं, उसमें भी कंपटीशन होता, आसान नहीं है। किसी भी चीज में कोई भी गेम हो आसान नहीं होता है। नहीं, गेम तो आसान नहीं, ऑब्वियसली आपने कुछ क्वालिफिकेशन आपका रहा है, कुछ अचीवमेंट रहा है गेम में, तभी आप उसके लिए क्वालिफाइड है अप्लाई करने के लिए। लेकिन उसके बाद मतलब आपने अप्लाई किया, उसके बाद जॉब की नियुक्ति तक का जो आपका सफर है, क्या वो आसान होता है या उसमें भी फर्दर कंपटीशन है? नहीं नहीं, ये उस टाइम जब हमारी बहाली हुई थी उस समय सिर्फ रेड लिस्ट वालों का हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मेडल जिनके भी थे उनका हुआ था। जब सबको पता चला कि बिहार का मेडल है तो सब आश्चर्य करते थे। बिल्कुल, मैं फील कर सकती हूँ आपकी ये 2008 में भी ट्रायल फर्स्ट सेकेंड था, तो उस समय 2008 में ही अभिनव बिंद्रा भैया जो थे वो मेडल लेके आए थे। जो अभिनीत सिद्धू देवी ओलंपिक खेल करके आई थी, उनके साथ भी मेरा कॉम्पिटिशन। मैं जूनियर थी उस समय, मेरा एज बहुत मतलब कम था, लगभग वही 16-17 साल की थी। और उस समय वहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी ट्रायल में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस समय मुझे मतलब खुद नहीं फील होता था, मुझे ये था कि मुझे बेस्ट करना है। आगे क्या रिजल्ट मिलेगा इसका मुझे ज्ञान नहीं था, बस मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे बेस्ट करना है, अपने आप में बेस्ट करना है। इसीलिए मैं दाएं बाएं नहीं देखती थी और अपने मेहनत पे ध्यान देती थी। और कई बार परिस्थिति ऐसे आई कि जाने के लिए आर्थिक स्थिति खराब होने नहीं होता था, तो पापा किसी तरह से व्यवस्था करके मुझे करते थे। लोग आए हेल्प करने के लिए, वो अचीवमेंट थोड़ा सा होने के बाद बहुत सारी ऑफ कोर्स पर्सनल लेवल पे तो बहुत सारी आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। मैं समझ सकती हूँ कि जो हम आपके घर विजिट करके आए हैं तो समझ में आता है कि आज की डेट में यदि आप इस लेवल पे मेंटेन कर पा रही हैं, तो जब आपने शुरुआत किया होगा तो आपकी स्थिति और भी बहुत मुश्किल रही होगी, मतलब इस सफर को आगे कंटिन्यू बहुत ज्यादा। क्योंकि जो स्थिति 2008 तक लग रहा था कि छोड़ देंगे, पर वहाँ तभी तो वहाँ के प्रशासन और पूर्णिया में और जो स्कूल वगैरह जो थे सब सामने आए, मुझे हेल्प मिला, तब मैं अपना इक्विपमेंट बनवाई। राइफल तभी नहीं ले पाए क्योंकि वो बड़ी रकम थी और इंडिविजुअल किसी को देने का बस की बात नहीं थी। पर जो भी आने जाने का, गोली का, ये सब कुछ लोगों के द्वारा हेल्प मिला। चलिए, तो आजकल जो आपका फिर क्या प्रोफाइल है, क्या जॉब है? अभी मैं कल्याण इंदौर शूटिंग रेंज में जो माननीय मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट ड्रीम है उसमें मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। और पहले शूटिंग में बहुत कम एक भी नहीं आते थे प्लेयर, और आज के समय में 50-60 प्लेयर नेशनल क्वालिफाइड हैं और आगे भी अच्छा कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि बेहतर करेंगे यदि उसको सही गाइडलाइन मिले और गाइडेंस मिले और रिसोर्सेज मिले। बिल्कुल, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब उसको सपोर्ट मिले तो वो आगे आएंगे। क्योंकि जो मुझे जिस परिस्थिति में मैं आगे निकली हूँ तो मैं नहीं चाहती आने वाले बच्चे को वो परिस्थिति झेलना। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है कि आज आप खुद भी अच्छी शूटर रही हैं और बच्चों को ये मौका मिला है कि आपके थ्रू वो ग्रूम हो सके। ये मतलब हाँ बिल्कुल, एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए आपसे कुछ सीखने के। तो कैसा लगता है, मतलब आपको ये जो सफर है इसकी कुछ खट्टी मीठी यादें, मतलब कुछ? हाँ वो चीज़ है, जब मुझे मेरी सिलेक्शन जो बाहर इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए होती थी, थोड़ी देर के लिए मैं बहुत खुश हो जाती थी कि हमारी सिलेक्शन होगी। पर इतना कम टाइम होता था जिसके वजह से मैं न राइफल की व्यवस्था करा पाती थी। यदि राइफल की व्यवस्था करूँ तो वीजा नहीं लग पाता था। वो मात्र 10 डेज 7 डेज से लेकर 10 डेज, जिससे ज़्यादा टाइम नहीं होती थी। और वीजा हमारा कोलकाता में लगता था, सारा डॉक्यूमेंट दिल्ली से ला कर फिर वीजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। और राइफल फिर या तो वीजा लगा तो राइफल नहीं, राइफल
के लिए ही तो किसी को रिक्वेस्ट करती, वो मुझे सारा प्रोसेस करके बोलता, तभी तो मैं जा पाती। इसके कारण से कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में छोटे जो फोर्थ पोजीशन पे थे वो चले जाते थे, और मैं फर्स्ट सेकेंड पे होते हुए भी कई कॉम्पिटिशन में मेरे से चुन गया। तो अब आपके पास राइफल है और आप शूटिंग की ट्रेनिंग भी दे रही हैं, तो आजकल क्या आप अभी भी मैं शूटिंग कर रही हूँ, अभी shooting 2 साल से लॉकडाउन में है तो थोड़ा मतलब ये बंद है। और इससे पहले जो भी कॉम्पिटिशन खेली हूँ, तो पहले से बहुत ज़्यादा अभी क्या है, बिना प्रैक्टिस का वो मेरा आर्म्स राइफल है, आर्म्स इवेंट है 22 का, उसकी बिहार में कहीं भी रेंज नहीं है। और इसके लिए कॉम्पिटिशन के लिए प्रैक्टिस, मान लीजिए राइफल तो है मेरे पास, अभी गोली भी, मान ली गोली भी नहीं था तो गोली भी है, था अब तो खत्म हो गया। पर क्या है कि उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के लिए आप मेडल लाना बहुत मुश्किल हो गया है। आप जो चाहेंगे कि बिना प्रैक्टिस का मेडल आ जाए, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। फिर भी मैं बिना घर में प्रैक्टिस करके, ट्राई करके मैं ट्रायल तक पहुँच पा रही हूँ। बस यही 1 2 3 से मैं छूट जा रही हूँ, पर कोशिश मेरी यही है कि मतलब आगे आगे आपका क्या एम है, कहाँ देखती हैं आप अपने आप को आगे? मैं कोशिश कर रही थी कि मैं राइफल में मुझे मतलब मिल गया था, मैं सोची कि आगे मैं ओलंपिक तक जा पाऊँ, मेरी पूरी कोशिश थी। पर कई बाधाएं बीच में मुझे, कई बड़ी बड़ी बाधाएं मुझे उसके लिए खड़ा कर देती हैं, जिसके कारण से मैं उसी में उलझ जा रही हूँ और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, इस जगह पर थोड़ा सा क्षमा कीजिए कि अभी हाल में ही इनके साथ एक घटना हुई है जिसमें इनके छोटे भाई और इकलौते भाई अंशु को इन्होंने खोया है। तो कुछ इसके बारे में भी आप बताना चाहेंगे? कि मैं समझ सकती हूँ कि इसका भी आपके मतलब मेंटल मेकअप पे काफ़ी असर करेगा, मोटिवेशन पे काफ़ी असर करेगा, आपके खेल पे इसका असर होगा, क्योंकि जब आप इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं तो ये खेल जो है वो कंसंट्रेशन का है। तो इस तरह के जो डिस्टर्बेंस है इमोशनल हमारे, वो इसको अफेक्ट करते हैं, इस परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से क्या हादसा जो भी बाधाएं आई, उसको मैं बहुत हिम्मत से उससे लड़ी मैं, पर अब इस बार जो बाधा आई, मुश्किलें आई हैं, उसको सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं छह बहन, मेरी 6 बहन है, और वो इकलौता मेरा छोटा भाई, हंसता खेलता भाई था, और हम लोगों के बीच में अभी वो नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है, और जिसके कारण से हम लोगों को आगे का जिंदगी जीने में बहुत मुश्किलें आ रही है। कैसे हुआ ये हादसा, कुछ इसके बारे में आप हमारे देखिए, दर्शकों हमारा को भाई बताएं? दुनिया में रहता था, 10th करके वो कल्याण मेरा शूटिंग में हॉस्टल में एडमिशन लिया हुआ। अच्छा, वो भी एक शूटर था? यस, वो भी राष्ट्रीय स्तर का स्कूल गेम्स खेले, स्टेट खेला, जोन में डिस्ट्रिक्ट जोन खेला, और वहाँ पे हॉस्टल में था। वहीं से वो 12th किया, उसके बाद बीए में नवादा में एडमिशन कराया, क्योंकि मम्मी वहाँ अकेली थी, तो लगा कुछ टाइम कभी कभी मम्मी के साथ हम रहेंगे तो मम्मी को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। 24 सितंबर को लगभग 9 बजे सुबह में घर से 9 बजे सुबह में निकला था अपने कॉलेज के लिए, जो गुरु गोविंदा में कॉलेज है, जो पुलिस लाइन नवादा में है। वहाँ से एडमिट कार्ड लेकर के लगभग 12:05 में वो नवादा बिंद्रा चौक पे पहुँच गया था। उसके बाद नवादा से कादिरगंज आया, जो हमारे गाँव का मार्केट है, वहाँ पे वो सब्जी वगैरह लेकर के घर आने के क्रम में माँ को लगभग 2.5 किलोमीटर बचा हुआ था, तो माँ को फ़ोन किया कि मैं घर पहुँचने वाला हूँ, 5 से 10 मिनट में, मम्मी आटा गूँथ के रखना। और मम्मी आटा गूँथ के रखी थी और बाबू का इंतजार कर रही थी कि बाबू अब आएगा, अभी तक आया नहीं। मम्मी को लगा कि कहीं खाद बोले हैं खरीदने के लिए, तो खाद खरीद रहा होगा, इसी इंतजार में मम्मी पड़ी रही। जब वो 4-5 बजे तक नहीं पहुंचा तो मम्मी एकदम बेचैन हो गई और हमको फोन किया, और दूसरे से मम्मी को कॉल लगाने नहीं आता था, और दूसरे से गांव में किसी से कॉल लगवाई, बोली बाबू का अभी तक फोन रिंग हो रहा है, उठा नहीं रहा। तब मैं कंटिन्यू बाबू को फोन करने लगी, और तब मैं देख रही कंटिन्यू बाबू को फोन करती रही, बाबू का फोन रिसीव नहीं कोई किया। तभी मुझे बहुत घबराहट हुआ, मैं बेचैन हो गई। मम्मी को बोली तुरंत, मम्मी तुम निकलो जल्दी से और देखो बाबू कहाँ है।
तब मम्मी गांव के कुछ लोगों के साथ गई, ऑटो वगैरह से गाड़ी सब दौड़ा, और तब जाकर के पूरा पचम्मा मोड़ और वो जहाँ पे मेरे भाई के हाथ करके पानी में डुबाया गया था वहाँ तक गई। तो देखी क्या, जो एक छोटा सा पैन, गांव में पैन बोलते हैं ना, जो पानी जमा, बारिश का पानी जमा होता है, वो गंदा मतलब रहता है, वहाँ पे एक पुल के किनारे एक साइकिल और मेरा भाई का टी शर्ट और लोअर उतार करके रखा था, झोला वैसे ही लटका हुआ था। तो कुछ लोगों से जब पूछताछ किया गया तो बोला कि यहाँ पे जो गाय बैल भैंस जो चराते हैं, वो बुजुर्ग लोग बोले यहाँ पे 5:30 बजे तक कोई भी साइकिल नहीं लगा हुआ था। तो आप लोग बताइए, जब 1:33 में माँ से बात हुई है 1:30 बजे लगभग, तब उतना टाइम से और 6 साढ़े 6 बजे तक या 5 बजे तक आखिर मेरा भाई को कहाँ रखा गया था। उस रोड में कई लोग देखे मेरे भाई को पचम्मा मोड़ से ढूंढते हुए, पर उसके बाद किसी ने नहीं देखा, और वो रोड चलती रोड है, एनी टाइम गाड़ी की आधी। तो कैसे पता चला कि आपके भाई की मौत हुई? मतलब साइकिल वहाँ मिला? हाँ, साइकिल मिला। तो उस अनुमान से लोग आनंद फानन में झाड़ी वगैरह, खेत वगैरह आसपास ढूंढना आसपास ढूंढने लगे। तो एक आदमी बोला कि पानी में कूदो, तो कुछ बच्चे गांव के पानी में कूदे और ढूंढने लगे। तो हाथ मेरा भाई का टच हुआ और वो बोला यही है। तो मेरी माँ को जब आवाज सुना तो वो आई दौड़ करके और पानी में कूद पड़ी। जब देखी मम्मी को बाबू का पैर टच हुआ तो मम्मी फिर डुबकी ऊपर ली और फिर अंदर गई, तो पैर खींची तो खिंचाया नहीं। फिर दूसरी बार जब मम्मी ऊपर आई फिर देखी तो उसको बांस से लॉक किया हुआ था। मेरा भाई खुद से तो लॉक नहीं किया था, या वो तैराकी था, वो बांस में, वहाँ बांस कहाँ से आया। मेरी मम्मी जब वो बांस को उखाड़ के फेंकी और जल्दी से जब खींची तो उसपे ईटा पत्थर जो भी 2-4-10 थे वो हटाई और बाबू को खींच करके साइड में लाई। तो और सारे ग्रामीण के लोग लगभग जो भी थे उसको उठा करके, तो जब आप लोग पानी से बाहर निकाल के लाए तो उसमें सांसें बची थी या? बिल्कुल नहीं। वो जब मम्मी साइड में लाई और सारे लोग जो मतलब कुछ जमीन पे लाए, सूखे में उठा के रखे, तो उसके आँख से कंटिन्यू ब्लडिंग आ रहा था और उसके आँख में मतलब चोट का निशान था कि जैसे कोई मारा हो, और लगभग 1.5 इंच अंदर, 1 से 1.5 इंच अंदर फंसा हुआ था राइट आई से, और उससे कंटिन्यू ब्लडिंग बहता हुआ। और ये चीज़ जब मैं पटना में थी, मम्मी बताए, मैं फानन में लगभग 11:30 बजे पहुंची नवादा। उसके मैं टॉर्च जला करके मोबाइल का देखी तो गले पे दबाया हुआ निशान था। गले पे दबाया हुआ निशान था, इससे स्पष्ट होता है कि पहले उसको गला दबाया गया और उसके बाद यदि वो हाथापाई किया होगा तो आँख पे भी मारा गया। थोड़ी बहुत जान बची होगी। तो वही 5:30 बजे के बाद सारा ये बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ उसका साइकिल रखा गया कि लोग समझे कि वो नहाने के लिए आया, पानी में डूब के मर गया। इस सारा प्लानिंग के तहत उसको पानी में डाला गया और वो पानी में सांस चल रही थी उसकी, और वो फिर पानी में तैर नहीं पाया क्योंकि उसको अधमरा करके डाला गया। वो तैराकी जानता था, फिर भी वो अपने आप को नहीं संभाल पाया क्योंकि उसको आधा मार दिया गया था, 80-90%। तो मतलब कि फिर पुलिस की जो जांच आ रही है उसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, पुलिस की जो जांच आ रही है, उन लोगों से मैं पूछी कि आपके समझ से क्या है, तो वो पुलिस कह रही है कि ये एक्सीडेंटल डेथ है। मैं कैसे मान लूँ एक्सीडेंटल डेथ है? मेरा भाई है, मुझे मालूम है कि वो कहाँ क्या, एक चीज, एक पॉइंट मुझे पता करके जाता है। और वो जब घर को उठने वाला है, सोचने वाली बात है, वो शाम को गंदे पानी में, क्यों अंधेरे के बाद 5:30 बजे तक आप बता रही हैं किसी ने साइकिल को वहाँ नहीं देखा। तो ऑब्वियसली जब साइकिल 5:30 बजे के बाद देखी गई है तो संभावना है कि वो पानी में डाला गया है या खुद से गया, तो वो 5:30 बजे के बाद ही जाएगा। उस समय गाँव में अंधेरा होने लगता है। मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता, पर मैं सभी लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता, पर उसे न्याय मिलना चाहिए। मुजरिम को सजा। देखिए, यहाँ मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम आगे आकर के मीरा जी की मदद करें। मीरा जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत कड़ी तपस्या की है कि एक बहुत छोटे लेवल से, बहुत गरीबी से उठकर इतने मुश्किलों का सामना करते हुए
भारत को इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट की है, तो ऑब्वियसली मतलब उनकी जो करेज है, उनका जो टैलेंट है, उसको सैल्यूट करती हूँ मैं। तो जब वो देश के मान सम्मान के लिए इतना कठिन परिश्रम किए, तो क्या हमारा देश, हमारी सरकार मीरा के साथ आज नहीं आएगी? तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मीरा का जो दुख है वो नीतीश जी के पास तक पहुंचे। और मेरी भी मुझसे रिक्वेस्ट है कि ये आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में आपके साथ काम कर रही हैं, आपके गांव में ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो रेंज है, शूटिंग रेंज है, वहाँ पे कोच हैं, बच्चों को ग्रूम कर रही हैं। तो आप प्लीज माननीय नीतीश जी, आप प्लीज एक बार आइए, मीरा जी से मिलिए और एक निष्पक्ष जांच की आदेश दीजिए, ताकि कम से कम न्याय तो मिल सके। जो इन्होंने खोया है उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। और मैं एक और निवेदन करूंगी कि ये 6 लड़कियां हैं, माँ बाप का एक लौता बुढ़ापे का जो सहारा है, बेटा, वो छिन गया है। तो हो सके तो एक और लड़की को इनके परिवार से मुआवजा के तौर पे नौकरी दी जाए, और जिससे शायद इनकी कुछ मदद हो पाए। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरा भाई भी वापस नहीं आ सकता, पर उसकी निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल। मुजरिम को सजा मिले। ऐसा घटना दोबारा किसी के साथ न हो, किसी माँ का कोख ना हो। बिल्कुल मेरा भाई तो वापस नहीं आ सकता है। बिल्कुल और उस माँ को हिम्मत मिले आगे जिंदगी जी, जो पहाड़ अभी वो पे टूट पड़ा है, ये हर मुश्किल से पड़ा है। इसका सामना हम लोगों को कर पाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, हमारी शूटिंग की टीम भी गई थी मेरा के घर आप विजिट करने के लिए, और जो घटना स्थल है वहाँ भी विजिट किए। तो वहाँ से किसी भी तरह से बहुत मुश्किल है इस बात को मानना कि ये हादसा है। आई होप मुख्यमंत्री जी तक हमारी ये बात पहुँचेगी और वो उस पर ध्यान देंगे और निष्पक्ष जांच का आदेश देंगे। चलिए, थैंक यू मीरा जी, थैंक यू सो मच कि आज इस कठिन स्थिति में भी आप थोड़ा वक्त निकाल के हमारे चैनल पे आई हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि लोग आपके साथ आएंगे और सरकार भी आपके साथ आएगी। आप 1 अक्टूबर को हमारी शूटिंग टीम मीरा के घर देख उससे मिलने गई, उसका हाल पूछने गई, और हम सबको वहाँ जाकर बहुत दुख पहुँचा। जो मीरा के हालात थे और मीरा का आज स्ट्रगल है, वो देख करके आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस घर में मीरा अपने परिवार के साथ रहती थी, जिस गांव में वो चैन की सांसें लेती थी, आज मीरा उसी गांव को छोड़ने पे मजबूर है, क्योंकि यही गांव आज उसके रहने लायक नहीं रहा। आज इस गांव में उसे जान का खतरा महसूस होता है, और आज मीरा इस गांव को छोड़ करके कहीं दूर जा रही है, क्योंकि उसके साथ आज इस कठिनाई की घड़ी में कोई खड़ा नहीं है, न गांव वाले, न सरकार, न परिवार। मीरा के घर से कुछ ही मीटर्स दूर इस बरसात के जमे हुए पानी में मीरा के भाई की लाश बरामद की गई थी 24 सितंबर को। पुलिस की जांच रिपोर्ट बताती है कि मीरा के भाई की मौत डूबने से हुई है, लेकिन मीरा का परिवार ये बात मानने को तैयार नहीं है कि 20 साल का लड़का 5.5 फीट कद, वो 6 फीट गहरे पानी में डूब जाएगा, जबकि वो तैराकी जानता था। और यहाँ आसपास जानवरों को चराने वाले लोगों में से किसी ने उसकी चीख पुकार नहीं सुनी, कोई उसकी मदद करने नहीं आया होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारी मीरा बहन जो इतनी टैलेंटेड है और इतनी गरीबी से, इतने कठिन परिस्थितियों को जूझते हुए राज्य के मान सम्मान के लिए, राष्ट्र के मान सम्मान के लिए कड़ी मेहनत की है, मैं सैल्यूट करती हूँ उनकी करेज को, उनकी हिम्मत को।
उनके टैलेंट को कि किस विषम परिस्थिति में वो वहाँ तक आगे बढ़ी हैं। क्या हमारा देश आज उनके साथ नहीं आएगा उनकी मदद करने के लिए? एक खिलाड़ी अपना सब कुछ निछावर कर देता है एक जीत हासिल के लिए, जो कि उसके अकेले के लिए नहीं होती है, वो उसके देश, उसके राष्ट्र, उसके डिस्ट्रिक्ट, उसके टीम, उसके क्लब के लिए होती है। तो वो अकेला इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो क्या आज एक खिलाड़ी जो इन सबको अकेला रिप्रेजेंट करता है वो अकेला खड़ा रह जाएगा? क्या आज हम सब उनकी मदद नहीं करेंगे? तो मेरी विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप प्लीज़ आगे आएँ, मीरा की मदद करें, वरना एक बहुत ही डिमोटिवेटिंग मैसेज जो है खिलाड़ियों के बीच जाएगा कि देखिए हम आज देश के लिए हैं, लेकिन हमारे लिए देश नहीं होगा खड़ा कर। तो इससे हम कहाँ खेल बढ़ा पाएंगे अपने राष्ट्र में, राज्य में? आज हम बात करते हैं खेलो इंडिया की, खेल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन यदि जब मोटिवेशन लेवल ही कम होगा तो हम परफॉर्मेंस कैसे दे पाएंगे? और ऐसे हालात में कोई मोटिवेशन कैसे जगाए? तो बस इसी के साथ, इन सवालों के साथ मैं आज की ये कहानी ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग आगे आकर मीरा की मदद करेंगे, उसकी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने में सहायता करेंगे। और अपने कमेंट हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और नेक्स्ट इंटरव्यू में आप किसको देखना चाहेंगे, नेक्स्ट कहानी आप किसकी जानना चाहेंगे, बिहार के किस शूटर की कहानी, तो आप मुझे बताएं। और मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।